सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 क्लास 10 को 3 पॉइंट में देखा था। 3 वीडियो हमने पहले बनाया था। ये हमारा लास्ट वीडियो और लास्ट टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। उसके बाद है ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे वहां पे आधिपत्य शुरू हुआ। तो हमारा पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ। ये हम 3 पॉइंट में देखने का कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा क्या होता है कि सन 1848 में यूरोप में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, जो राष्ट्रवाद हुआ था, हम लोगों ने पिछले पॉइंट देखा उसको रिमाइंड करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के शुरुआत के साथ क्या हुआ, वहाँ के जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वहाँ तो क्या होता है कि जैसे जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होता है, बहुत सारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्रवाद में हिस्सा लेते हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे स्कूल कॉलेज के, वे लोग हिस्सा लेते हैं। उसी के साथ जर्मनी का निर्माण का रास्ता साफ होता है। लेकिन इसको दबाने के लिए 2 लोग बहुत सक्रिय थे। पहले थे उदारवादी लोग और दूसरे सैनिक। तो क्या होता है कि सन 1848 में यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र क्रांति से अलगाव होने लगता है। यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसका लोगों से अलगाव होने लगता है और वो क्रांति से अलगाव होने लगता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रवादियों ने क्या किया, 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा, यानी कि लोगों के सहमति से, निर्वाचित का मतलब हो गया कि चुनाव करके, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक राज्य बनाने का प्रयत्न किया गया। मगर उदारवादियों और फौज ने उस क्रांति को क्या किया, दबा दिया। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जर्मन साम्राज्य के एक बहुत बड़े शक्तिशाली जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे विलियम प्रथम। उनके नेतृत्व में क्या होता है, ठंड के दिनों में जर्मनी में मॉर्निंग के समय में क्या होता है, इन्होंने 18 जनवरी 1871 को अपने नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की इन्होंने घोषणा कर दी। तो इसमें हम लोग क्या देखा कि 18 जनवरी 1871 को जर्मनी राज्य एक साम्राज्य के रूप में, एक राज्य के रूप में विकसित हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इटली का निर्माण। अगला पॉइंट है हमारा इटली का निर्माण। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। तो जब इटली 7 राज्यों में विभाजित था तो 7 राज्य में उसका एक राजा होगा, यानी कि 7 राज्यों को चलाने का कोई एक मालिक होगा। लेकिन नहीं, उसमें केवल एक ही सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक इतालवी राजघराने का शासन था, इतालवी राजघराने का शासन था। तो क्या हुआ कि इसमें एक नेता थे, वो आगे आए, एक लीडर आगे आए, जो युद्ध के बाद, जो इटली में युद्ध चल रहा था, उसके बाद क्या होता है 1831 और 48 में जो क्रांतिकारी विद्रोह जो कि सफल हो गया था, उसके जरिए जितने भी इतालवी राज्य थे इसको जोड़ने की जिम्मेवारी कौन ले लिए, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के। सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक राज्य है, उसके शासक थे विक्टर इमैनुएल, उन पर आ गई पूरी जिम्मेवारी। तो इन्होंने क्या किया, उस क्रांति को समेटने का कोशिश किया जो कि वहां पे असफलता मिली हुई थी इटली में। उसको क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे उसी विद्रोह को जोड़ करके लोगों को सामूहिक जमा किया, लोगों को ये समझाने लगा कि इटली का एक संप्रभु होना जरूरी है। संप्रभुता यानी कि अखंडता, यानी कि इटली की अपनी अखंडता होनी चाहिए। तो इन्हीं को फिर क्या किया गया, 1861 में इमैनुएल द्वितीय को ही एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। तो होता क्या है कि जैसे कोई नेतृत्व करता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, जो मेन लीडर थे, वे थे अली जिन्ना, उन्हीं को राजा घोषित कर दिया गया, वहां का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। तो वैसे ही क्या होता है कि 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटेन की दास्तां। ब्रिटेन की दास्तां देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी। लोग थे ब्रितानी, ब्रिटानिया मत समझिएगा, कौन है, ब्रितानी। ब्रितानी यानी कि ब्रिटेन के लोग, ब्रितानी। तो ये एक समूह था, लोगों का समूह था। वैसे ही यूरोप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
तो राष्ट्रवाद का उदय के साथ बहुत सारा उदय हुआ, ठीक है। तो वैसे ही हमारा 18वीं सदी के पहले जो ब्रितानी राष्ट्र था वो नहीं था, यानी कि ब्रिटेन था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे या आयरिश थे, ठीक है। तो इन लोगों की जो मुख्य पहचान थी वो थी निरी जातीय, इथेनिक कहा जाता था। बहुत जगह क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि निरी जातीय किसे कहा जाता था। यही ब्रितानी लोग, ब्रितानी 3 लोग 4 लोग थे, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। अब एक आता है हमारा स्कॉटलैंड, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्कॉटलैंड अस्तित्व में आता है 18वीं सदी में, क्या होता है कि एक लंबे टकराव के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से शक्ति छीन लेता है। राजतंत्र का मतलब हुआ कि राजशाही से, राजशाही यानी कि जहां पे राजाओं का शासन, राजा का शासन, ठीक है, उससे शक्ति छीन लेता है कौन? आंग्ल संसद। कब? 1688 ईस्वी में। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। तो जब आजाद हो गया, होता क्या है कि जब शेर पिंजरे से निकलता है तो जो उसको आजाद करके रखता है उसके ऊपर वो झपट्टा मारना चाहता है। शेर तो अकेले चाहता है कि वही जंगल का राजा बने। तो ऐसे ही होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के तहत एक गठन होता है 1707 में, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, ठीक है। इससे इंग्लैंड व्यवहार में एक स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, यानी कि अपना अधिकार, राइट जमा पाया। कब? 1707 में। जैसे ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के तहत समझौता होता है जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है। अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसी होती है। ओके, अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि एक ऐसा समाज जो कि स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र चाहता है, तथा लोकतंत्र, उसे हम क्या बोल सकते हैं? साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद में हम लोगों ने क्या देखा? राष्ट्रवाद एक ऐसी संस्कृति थी जो कि पुरानी संस्कृति को मानते हुए सिर्फ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की तरक्की के उद्देश्य के लिए काम करे। अगला पॉइंट हमारा आता है रूपक। रूपक का एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे महात्मा गांधी को नोट में दर्शाया जाता है। ये गांधी जी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाल है इनका, ठीक है, ये है महात्मा गांधी, हाथ ऐसे मोड़े हुए हैं। तो इनका नोट में रहता है, चित्र बनाया रहता है, इनको नोट में जगह दिया गया है, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोल सकते हैं रूपक, यानी कि एक ऐसा कहानी जो काल्पनिक हो या फिर दिखाने के पर्पज से, बताने के पर्पज से इस्तेमाल किया जाए, उसे हम बोलते हैं रूपक, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे? ये कोई नहीं थे, ठीक है। फ्रांस तथा जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को प्रकट करने के लिए एक नारी रूपक का इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हैं? जैसे महात्मा गांधी का रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया, वैसे ही इस विचार को, यानी कि होता क्या है कि लोगों को दिखाना पड़ता है, बहुत सारे समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, उनको ये चीज समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, भारत में मान लीजिए इलेक्शन हो रहा है, या कोई भी देश में इलेक्शन हो रहा है, तो जब आपके यहाँ कोई उम्मीदवार वोट मांगने जाता है तो आप क्या पूछते हैं उनसे? यही पूछते हैं कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। तो बोला नारियल छाप, घोड़ा छाप, कंघी छाप, कुछ भी बोला, ठीक है। तो वो क्या है? एक प्रकार का रूपक है, यानी कि एक ऐसा इमेज, एक इमेज हम लोग बोल सकते हैं, एक ऐसा इमेज जो कि उस चीज को दर्शाने के लिए, उस कहानी को बताने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही मारियान और जर्मेनिया का चित्र बनाता है फ्रांस तथा जर्मनी के कलाकारों ने, एक नारी रूपक चित्र बनाते हैं इन लोग, ठीक है। तो जर्मनी में जर्मेनिया के नाम से जाना गया और फ्रांस में मारियान के नाम से जाना गया, ठीक है। हमारा चैप्टर हो गया था। एक काम जो आप लोग को एकदम अवश्य करना है वीडियो देखने के बाद, वो है सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।